cone is of radius 3 centimeter and height 12 centimeter. इसका रेडियस हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर. ठीक है. Ice cream is filled in it so that lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled. हमें वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड पार्ट ऑफ द कॉन गिवन है 1/6 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन. ठीक है. बट हेमिस्फेयर इज फॉर्म ऑन द टॉप, और एक हेमिस्फेयर भी है. ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम. तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई का वैल्यू हो गया 3.14, रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 12. तो ये आ जाएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ कॉन. ठीक है. अब हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड कॉन. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड कॉन कितना है? 1/6 वॉल्यूम ऑफ कॉन वी कॉन, और वी कॉन कितना है? 1/3.04 डिवाइडेड बाई 6. तो वी अनफिल्ड कितना आ जाएगा? 18.84 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनसाइड दी कोन. तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनसाइड दी कोन कितनी होगी? एक तो होगी वॉल्यूम ऑफ कॉन माइनस वॉल्यूम ऑफ अनफिल्ड कॉन. यही तो होगा. मतलब हमने टोटल वॉल्यूम में से अनफिल्ड वाला वॉल्यूम हटा दिया, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा जिसमें आइसक्रीम फिल है. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी है? 113.04 माइनस अनफिल्ड कितना है? 18.84. तो ये आ जाएगा 94.2 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इनसाइड द कोन. अब हमें निकालना है इस हेमिस्फीयर का भी. ठीक है. तो इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ. हटा दो. तो अब निकालता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. इसका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऑन टॉप इक्वल टू, ये क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. 2/3 पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा 56.52 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है. तो इसका वॉल्यूम आ गया, और जो आइसक्रीम का वॉल्यूम है इस कोन के अंदर, उसका वॉल्यूम हमें पता है कितना है. ये है 94.2. अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू, एक तो ये हो गया 56.52 प्लस, और एक हो गया 94.2. 94.2 तो ये आ जाएगा 150.72 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. ठीक है. एक तो ये है, और एक जो आइसक्रीम इस कोन के अंदर है. ठीक है.
A room is in the form of cylinder surmounted by a hemispherical dome. The base radius of hemisphere is one half the height of cylindrical part. एक हमें रूम दिया है जिसकी शेप एक तो ये सिलेंड्रिकल है और इसके ऊपर है सेमी हेमिस्फेयर, ठीक है। तो ये हो गया रूम, शेप ऑफ रूम, ठीक है। और हमें दिया है द बेस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, जो बेस रेडियस है हेमिस्फेयर का वो है वन हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। यदि इसकी हाइट h है तो जो रेडियस है वो है h/2, ठीक है। और क्या दिया है हमें, द टोटल हाइट ऑफ द, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द रूम, हमें टोटल हाइट बताना है इस रूम का। इफ इट कंटेन्स इतना मीटर क्यूब ऑफ एयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तो इसमें होगी एयर और एयर इसमें भी होगी, ये जो ऊपर है हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस सिलेंडर और हेमिस्फेयर का सेम होगा क्योंकि सेम जो टॉप है इन दोनों का वो सेम है, ठीक है। बेस जो है वो सेम है और हाइट ये होगा, ठीक है। इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस 2/3 आर। पाई का वैल्यू रख देते हैं 22/7। रेडियस क्या है h/2, ये हो गया h/2 स्क्वायर, h प्लस 2/3 टाइम्स h/2। और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है 1408 डिवाइडेड बाई 21 मीटर क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 इक्वल टू 22/7 टाइम्स h²/4, 2 से 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा 4h/3, ठीक है। 7 और 3 से ये 21 कट जाएगा, यहाँ 11 2, इससे कट गया 2, ये होगा 22 h क्यूब इक्वल टू 1408, तो h क्यूब कितना हो जाएगा 64, h का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट, और ये कितना होगा, ये h/2 के बराबर होगा विच इज 2 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द डोम कितना हो जाएगा 4 + 2 6 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर XZ is parallel to BC, तो XZ पैरेलल है BC के, ठीक है। AZ हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और ZC दिया है हमें 2 सेंटीमीटर, BM हमें दिया है 3 सेंटीमीटर, MC हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ XY, तो XY का हमें लेंथ बताना है हमें, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC AX/AB इक्वल टू AZ/AC लिख सकते हैं हम। कैसे, बीपीटी थ्योरम होती है क्योंकि एक्स जेड पैरेलल है बीसी के, तो हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो AX/AB क्या आ जाएगा, AZ कितना है 3, AC कितना है 3 + 2 5, इसको पहला बोल देते हैं हम, ठीक है। अब हम जाते हैं इन ट्रायंगल AMC, ठीक है। जब एक्स जेड पैरेलल है बीसी के तो इट मीन्स वाई जेड पैरेलल होगा एमसी के, क्योंकि सेम लाइन है। तो ये जब इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगा, ऑब्वियस है ये तो बात। अब हम इसमें भी बीपीटी थ्योरम लगा देते हैं, तो ये होगा ए
इसको हटाओ यहाँ से। हम क्या करते हैं, एम हमें एक्स वाई चाहिए ना, तो इसको हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। हमें चाहिए एक्स वाई, तो हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी एम, ठीक है। तो इसमें एक्स वाई पैरेलल होगा बी एम के, तो ये होगा ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी एम, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं ऐसे। ऐसा क्यों लिखा हमने? ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी एम के, ठीक है। अब ये क्यों है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इससे हम ये लिख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, ठीक है। और ए एक्स अपॉन ए बी हमें पता है 3/5 फ्रॉम इक्वेशन 1, ए एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू 3/5 दैट इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन पी एम, ठीक है। तो हमें चाहिए एक्स वाई, बी हमें पता है कितना 3 सेंटीमीटर, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा 9/5 दैट इज 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये होमवर्क है कि ये सिमिलर कैसे हुआ, और बाकी तो सिंपल है, ठीक है। A bag contain 4 red, 3 blue, and 2 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that drawn ball is red and yellow. एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लू हैं और 2 येलो हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हो गई 4 + 3 + 2 डेट इज 9 बॉल्स, ठीक है। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी डेट ड्रॉन बॉल इज रेड। पहले पार्ट में बताना है हमें बॉल इज रेड, तो ये क्या होगा? टोटल बॉल्स कितनी है 9, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? यहाँ देखो, रेड बॉल्स कितनी है 4, ये हो गया 4/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल होगी, टोटल तो 9 है और येलो बॉल कितनी है 2, तो ये हो गया 2/9, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। Find the greatest number which divides 85 and 72, leaving remainders 1 and 2 respectively, ठीक है। तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर 1 और 2, ठीक है, आए। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमें क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर को हटा देते हैं इनमें से। तो 85 - 1 84, हमें इसका नंबर, ये नंबर और इसमें से भी ये रिमाइंडर हटा दो इसका, तो ये हो गया 70। तो हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और जो इन दोनों का एचसीएफ होगा वो ही इनका एचसीएफ होगा, ठीक है। लेकिन जब वो एचसीएफ इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 और 2 आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालो इनका 84 और 70 का। तो 84 का पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो ये होता है 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 7131, और 70 का होता है 5 × 2 × 7, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 × 7 दैट इज 14। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने आने चाहिए, वो मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। और सॉल्यूशन होगा इसका ऐसे, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हो, ये इस नंबर को 85 को इससे डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, और 72 को इससे डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 2 ही आएगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है a spherical balloon of radius r, एक स्फेरिकल बैलून है जिसकी रेडियस r है, ठीक है, subtends an angle of 60 डिग्री at the eye of an observer। तो ऑब्जर्वर कहीं इधर होगा ग्राउंड पर, ठीक है, ये ग्राउंड मान लो इसको, और ऑब्जर्वर होगा इधर कहीं, यहाँ, इसको P मान लो, P है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। जब वो इस बैलून को देख रहा होगा तो ये बैलून 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है इसकी आई पर, तो ये इस तरह होगा कुछ 60 डिग्री, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको ए बोल देता हूँ, इसको पी बी बोल देता हूँ। तो ए पी और पी बी क्या हो गया, टेंजेंट्स हो गई ना इस सर्कल के लिए, ठीक है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट, और एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 45 डिग्री फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक लाइन खींच दो पी पॉइंट, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है। इसको हटा दो नीचे से, और ये है हमारी ग्राउंड, ठीक है। ये ए बी हो गया, इसको सी बोल देते हैं, और ओ हो गया सेंटर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देन प्रूव दैट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज √2 टाइम्स इट्स रेडियस। जो हाइट है सेंटर का फ्रॉम ग्राउंड, वो √2 टाइम्स है रेडियस के, तो h इक्वल टू √2r हमें प्रूव करना है। तो प्रूव दैट h इक्वल टू √2r, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले तो हम क्या करते हैं, OC को h लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो OC हो गया h, हमने इसको h लेट कर लिया, ठीक है। तो लेट OC इक्वल टू h यूनिट, h यूनिट्स, ठीक है। हम लेते हैं पहले ट्रायंगल OC, ये वाला OCP। तो इसमें tan 45 डिग्री क्या होगा, OC अपॉन CP। OC कितना है h, तो CP आ जाएगा कितना, tan 45 क्या होता है 1, तो CP का वैल्यू क्या हो जाएगा h यूनिट्स। तो CP भी कितना हो गया, ये कितना हो गया h यूनिट्स, ठीक है। अब देखो AP और BP क्या है, टेंजेंट्स हैं, और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये दोनों एंगल, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगे, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है। जब इन दोनों ट्रायंगल्स को लोगे ना, ओ ए पी और ओ बी पी, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और क्यों होंगे, ये तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल का मतलब ये 30 डिग्री हो जाएंगे, राइट। और हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया, ठीक है। और ये क्या है आर। तो हम क्या करते हैं इसमें, इस ट्रायंगल को यहां बना लो, तो ये तो हो गया ओ, ये हो गया बी, और ये हो गया पी, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ओ बी कितना है आर। तो हम ओपी निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, साइन 30 क्या होता है ओ बी अपॉन ओपी, ठीक है। ओबी कितना है आर, ओपी निकालना है हमें, तो ओपी कितना आ जाएगा 2r, ठीक है।
तो इसको ओपी को लिख दो 2r, ठीक है, ये हो गया ओपी 2r। ओ सी पी, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें ओसी भी पता है, इस ट्रायंगल में हमें सीपी भी पता है, और इसमें हमें ओपी भी पता है 2r। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओसीपी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर। ओपी कितना है 2r होल स्क्वायर, ओसी है h और सीपी भी h है, तो ये हो गया 2h स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू 2h स्क्वायर, इससे कैंसिल 2, तो h कितना आ जाएगा √2r। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये होमवर्क है, ये कैसे सिमिलर हुआ तो ये खुद कर लेना, क्योंकि ये इसका पार्ट है नहीं। ठीक है, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया। ओके, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 3/4। A11 डिवाइडेड बाई A17 का जो रेशियो है वो है 3/4। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ A5 एंड 21st टर्म ऑफ द सेम एपी। हमें A5 अपॉन A21 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको पहले एक्सपेंड कर लेते हैं इन दोनों को, तो ये होगा A+10D डिवाइडेड बाई A+16D इक्वल टू 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 4A+40D इक्वल टू 3A+ कितना होगा 48D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 8D, तो इसको 1 बोल दो इक्वेशन। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो A+4D डिवाइडेड बाई A+20D। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन 1 से A का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 A का वैल्यू 8D हो गया, ये 4D है ही, 8D प्लस 20D, तो ये हो जाएगा 12D डिवाइडेड बाई 28D, D से D कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/7। तो A5 अपॉन A21 का रेशियो क्या होगा 3/7। ठीक है, आगे पूछा है हमसे फाइंड द रेशियो ऑफ, also find the ratio of first 5 terms to that of first 21 terms। तो S5 अपॉन S21 भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, फॉर्मूला खुद लगा दो, 5/2 2A प्लस 4D डिवाइडेड बाई 21/2 2A प्लस 20D। ठीक है, और इसमें भी A का वैल्यू पुट कर देना क्या 8D। ठीक है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25/189। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपना आंसर, तो ये आंसर आना चाहिए 25/189। जब हम A का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा ये। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना था बस इसमें, nth टर्म का और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। ठीक है, और ये दोनों फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए इस चैप्टर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है while designing the school yearbook a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x units each to double the area of the photo। ठीक है, the original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide। So based on the above information, answer the following questions। पहला है राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी ओरिजिनल फोटो है उसकी जो डायमेंशंस है वो ये हैं 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया और x सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया, तो ये हो गया हमारा न्यू डायमेंशन ऑफ द स्कूल फोटो। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ ओरिजिनल फोटो।
एरिया ऑफ ओरिजिनल फोटो क्या है? 18 टाइम्स 12, 18 टाइम्स 12 हो गया, तो ये हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ न्यू फोटो। तो न्यू फोटो का एरिया क्या होगा? लेंथ हो गई 18 प्लस एक्स, और ब्रेथ क्या हो गई? 12 प्लस एक्स। ठीक है, यही तो हो गया। और हमें दिया है जो एरिया ऑफ न्यू फोटो है वो डबल हो गया। जब हमने डायमेंशंस को इंक्रीज कराना एक्स एक्स यूनिट्स इधर और इधर, तो एरिया डबल हो गया। तो इसका मतलब ये एरिया क्या हो गया? इसका डबल, पहले वाले के डबल हो गया ये, मतलब ट्वाइस ऑफ 216। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, जो हमारी इस इंफॉर्मेशन से बनी है। पहले पार्ट में हमसे यही पूछा था। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है राइट द कोरस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम जब इसे सोल्व करेंगे, जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको हम यहाँ कर देते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। क्या था वो? 18 प्लस एक्स 12 प्लस एक्स इक्वल टू 216 टाइम्स 2। ठीक है, यही था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 18 टाइम्स 12 प्लस 18x प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो गया? 2 3 3 2 3 2 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 18 टाइम्स 12 कितना हो गया? ये तो अभी निकाला था, 216 होगा ये। ठीक है, ये हो गया 216 प्लस ये हो जाएगा T0x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 232 एक्स स्क्वायर प्लस 30x इक्वल टू 232 माइनस 216। ये हो जाएगा हम्म, नहीं, ये 432 होगा। सॉरी, मिस्टेक हो गया यहाँ से। ये 432 होगा। 432 432 432। ये हो जाएगा अब 216। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216। ये होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और यही पूछा था हमसे सेकंड में। पहला हो गया, दूसरा हो गया। थर्ड में हमें पूछा है व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। तो इसका मतलब हमें इसको सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या थी हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस, अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे इसे, तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू 30, सी का वैल्यू माइनस 216। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 30 प्लस माइनस अंडर रूट 30 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, ए का वैल्यू क्या है 1 और सी का वैल्यू है माइनस 216 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1। एक्स का वैल्यू होगा माइनस 30 प्लस माइनस अंडर रूट 900 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 864 डिवाइडेड बाई 2। एक्स का वैल्यू हो जाएगा -30 प्लस माइनस और इसका अंडर रूट आएगा 42/2। ठीक है, तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी। तो नेगेटिव वालों को हटा देना। ठीक है, देखो एक तो पॉजिटिव आएगी जब इसको हम प्लस लेंगे, और एक होगी जब हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, इसको हटा देना, नेगेटिव डायमेंशन हो नहीं सकती।
तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। एक्स का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो नई डायमेंशंस क्या हो गई हमारी, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब हमने 6 सेंटीमीटर ये इंक्रीज किया था दोनों तरफ। ठीक है, 4 में भी दिया है हमें, कैन एनी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स मेक्स द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब ये जो न्यू एरिया था, ये वाला एरिया ऑफ न्यू फोटो, इसको हमें किसके इक्वल रखना है, इसको हमें इसके इक्वल रखना है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, और हमें चेक करना है कि ऐसी कोई एक्स की वैल्यू है जिससे ये एरिया आ जाए। ठीक है, तो, तो इसको होमवर्क दे देता हूं मैं, क्योंकि ये तो सिंपल है। ये होमवर्क हो गया। इसमें क्या करना मैं बता देता हूँ। इसको पहले तो मल्टीप्लाई करना, क्वाड्रेटिक बनेगा ये। चलो मैं क्वाड्रेटिक बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, और जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो x का वैल्यू मिलेगा हमें 0.1325 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस x के लिए एरिया 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैन एनी रेशनल वैल्यू पॉसिबल है, तो हाँ ऐसी रेशनल वैल्यू पॉसिबल है, और वो उसका वैल्यू क्या है, 0.1325। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जैसे हमने अभी इस वाले पार्ट में किया था। ठीक है, तो ये होमवर्क हो गया, खुद सॉल्व कर लेना, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखते हैं क्या पूछा है हमसे। India Meteorological Department observes seasonal and annual rainfall every year in different subdivisions of our country. It helps them to compare and analyze the result. The table given below shows subdivisions. तो ये subdivisions हैं. Why seasonal monsoon rainfall mm in 2018. तो ये rainfall है mm में, और ये है सब number of subdivisions. ठीक है, तो इस टेबल को इधर बना लेते हैं। 600, 600, 800, ये हो गया 800, 1000, 1000 टू 1200, 1200 टू 1400, 140 टू 1600, 1600 टू 1800। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है हमें, 24742 311। ठीक है, एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई निकालने का क्या मेथड होता है, एक्स आई निकालते हैं हम, इस क्लास का जो मीन, जो ये इंटरवल दिया है हमें, इसका मीन मीन लेना है हमें। ठीक है, तो मीन क्या होगा, 200 और 400 का ऐसे निकाल लेना मीन, इन दोनों को ऐड करना डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 300। सिमिलरली इन सब का निकालना है, ये हो जाएगा 500, 700, 900, 1100, ये हो जाएगा 1300, इसका आ जाएगा 1500, और ये हो जाएगा 1700। ठीक है, फिर इसके बाद निकालना एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ से एफ आई एक्स आई हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 600, 2000, ये होगा 4900, 3600, 2200, 3900, 1500, और ये हो जाएगा 1700। ठीक है, फिर इसके बाद इसका सम निकाल लेना एफ आई एक्स आई, तो ये आएगा 20400। ठीक है, और सम ऑफ एफ आई भी निकाल लेना, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, एक निकालना है हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको कैसे निकालते हैं हम, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है पहले इसको लिख लो,
अब जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको इस फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देना, तो ये हो गया 4 + 2 कितना हो गया 6। अब इस वाली को इससे ऐड करना, तो ये हो जाएगा 13, इसको इससे ये 17, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 21, नहीं 22, ये हो गया 22, 22 और ये 23, 24, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल रेडी, ठीक है। तो इतना बनाना आना चाहिए स्टैट्स के क्वेश्चन में। एफ आई लिखना आना चाहिए, एक्स आई आना चाहिए, एफ आई एक्स आई एंड देन सी एफ, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पहले पार्ट में हमसे पूछा है राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास होती है जिस भी फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो क्लास है वो हमारी मॉडल क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ सर्च कर लो किसमें सबसे ज्यादा, किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो 7 है, ठीक है। तो 7 के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सी क्लास है? 600 से 800, तो ये होगी हमारी मॉडल क्लास, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, ठीक है। तो मीडियन के लिए सबसे स्टेप्स देख लेना पहले। मीडियन के लिए पहला स्टेप होता है मीडियन क्लास निकालना, ठीक है। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं हम? मीडियन क्लास निकालते हैं हम, जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है ना एंड में, इसका n/2 करना है हमें, इसका हाफ करना है, ठीक है। तो इसका हाफ कर दो, 24/2 का हाफ कितना हो गया 12, ठीक है। अब सर्च करो ये किस रेंज में फॉल कर रहा है, तो ये 2 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, ये इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो ये 12 आ रहा है ना इसमें, 13 12 से बड़ा है, तो 12 इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इसके जो कोरिस्पॉन्डिंग क्लास होगी वो होगी मीडियन क्लास, तो 600 से 800 होगी हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। तो 600 से 800 हो गई हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप टू फाइंड मीडियन क्लास, ओके। अब हमें लिखना है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है L+n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ टाइम्स एच, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लिखना। L क्या होता है? इस क्लास का लोअर लिमिट, ऐसा हो गया, ठीक है। n/2 हमने निकाल रखा है 12। अब देखो सी एफ कौन सा लोगे, सी एफ लेना है हमें कौन सा, देखो मीडियन क्लास के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा सी एफ था 13। सी एफ हमेशा याद रखना इसके ऊपर वाला लिया जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखना सी एफ जो मीडियन क्लास का होता है उसके ऊपर वाला लिया जाता है। सी एफ कितना हो गया 6, तो 6 डाल दो यहाँ पर, सी एफ हो गया 6। फ्रीक्वेंसी क्या है? इसके कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? अब फ्रीक्वेंसी किसका लोगे? फ्रीक्वेंसी हमें मीडियन क्लास का ही लेना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना है 7, तो ये हो गया 7, तो यहाँ 7 पुट कर देते हैं हम, टाइम्स एच क्या होता है? क्लास साइज। साइज कितना है इसका? 800 माइनस 600, तो साइज हो गया 200, ठीक है। समझ में आया कैसे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो सॉल्व करना तो आसान है। तो ये आएगा 771.43 mm, तो ये हो गया मीडियन, ठीक है। सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना है, मीडियन क्लास के बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एल तो आसान है, n/2 भी आसान है, सी एफ याद रखना मीडियन क्लास के ऊपर वाला सी एफ लेना है, ठीक है। और एच होता है क्लास साइज और फ्रीक्वेंसी होती है हमारी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि कौन कौन सी वैल्यूज को लेना है, तो हमारा मीडियन आ जाएगा, ठीक है। और में पूछा है हमसे फाइंड द मीन, अरे ये तो खुद निकालना है, मीन तो आसान होता है, सबसे आसान पार्ट मीन ही होता है, ठीक है। तो ये होमवर्क हो गया। इसमें मीन का फॉर्मूला क्या होता है? FI XI अपॉन FI,
वैल्यूज पुट कर देना। एफ आई एक्स आई कितना है, ये है, और एफ आई कितना है 24, मीन आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं कर रहा, ये होमवर्क हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, इफ सब डिविजन हैविंग एट लीस्ट कम से कम 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिविजन। ठीक है, देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल। तो जिस सब डिवीजन में एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल है, तो वो कंसीडर करा जा रहा है गुड रेनफॉल सब डिवीजन। ठीक है, तो हमें बताने हैं ऐसे कितने सब डिविजन्स हैं। ठीक है, तो इसमें आ रहा है 1000, नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, 800 to 1000 mm, एटलीस्ट कम से कम 1000 mm होनी चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब काउंट हो जाएंगे। तो एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल, ये कितना हो गया, 2 + 3 + 1 + 1 दैट इज 7। ऐसे 7 सब डिविजन हैं जिसमें एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल हो रही है ड्यूरिंग मानसून सीजन। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा ये वाला पार्ट। ये तो सबसे आसान था, इसमें ये भी आसान था, ये भी आसान था। थोड़ा मीडियम टफ होता है, लेकिन यदि मीडियम क्लास आ गई ना इसमें, तो मीडियम भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, द डिस्कस थ्रो इज an event in which an athlete attempts to throw a discus. The athlete spins anti-clockwise around 1.5 times through a circle, then releases the throw. When released, the discus travels along tangent to the circular spin orbit. ठीक है, तो हमें इसका फिगर दिया है ये, तो हम फिगर बना लेते हैं। ये 75 है। So in the given figure, AB is one such tangent to a circle of radius 75 centimeter. तो ये 75 है, रेडियस हो गया 75। ठीक है, और क्या दिया है हमें, पॉइंट ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, पॉइंट ओ सेंटर है सर्कल का, और ए बी ओ हमें दिया है 30 डिग्री। पी क्यू पैरेलल है ओ ए के, मतलब ये पी क्यू पैरेलल है ओ ए के। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ बना लेता हूँ दोबारा से। एक सर्कल है, ये टेंजेंट हो गया, ये रेडियस है, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये बी है, ये ए है, ये ओ है, 75 सेंटीमीटर ये गिवन है हमको, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो। ये हो गया क्यू पी 30 डिग्री। ठीक है, और हमें दिया है क्यू पी पैरेलल है किसके, ओ ए के, ये हमें दिया है। ठीक है, तो ओ सोल्व करने से पहले ये कितना होगा, 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू भी तो रेडियस होगा सर्कल का, ये भी तो 75 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पूछा है हमसे। तो बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी क्या हो गया, ये इसका लेंथ हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसमें हम क्या कर देते हैं, 10 30 लगा देते हैं। तो 10 30 क्या होगा, ओ ए अपॉन ए बी। ठीक है, ओ ए कितना है 75, ए बी हमें निकालना है। 10 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। 75 अपॉन ए बी, तो ए बी का वैल्यू हो जाएगा 75√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी। ओ बी क्या है हमारा, ये ए बी हमें मिल गया कितना, 75√3 सेंटीमीटर। या तो निकाल लो इसे पाइथागोरस से, या हम इसे साइन से भी निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें साइन लगा देते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। तो sin 30 का वैल्यू क्या होगा, sin 30 का वैल्यू होगा ओ ए अपॉन ओ बी। sin 30 हाफ होता है, ओ ए कितना है 75, तो ओ बी आ जाएगा कितना, ओ बी का वैल्यू हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी पार्ट भी हो गया इसका।
सी में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। एपी ये बताना है हमें। और में भी पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। मतलब एपी और पी क्यू हमें ये दोनों निकालनी है, ठीक है। ओके, तो इसको हम आगे करते हैं। देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ये सब हमें डायमेंशंस गिवन है 75, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये बी है, ठीक है। ये एंगल है 30 डिग्री। हमें दिया है ओ ए पैरेलल है ओ क्यू पी के, ये हमें दिया है, ठीक है, यहाँ दिया है। इसका मतलब ट्रायंगल बी बी ए ओ हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं बी पी अपॉन ए बी इक्वल टू टू पी अपॉन ए ओ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। ये हो गया बीपीटी थ्योरम से ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि ओ ए पैरेलल है क्यूपी के, ठीक है। अब देखो ए बी कितना है, ये हमने निकाला था अभी 75√3, और ओ बी भी निकाल रखा है हमने कितना, ये कितना आया था 150 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सब हमें पता है। अब देखो बीपी हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही लिख दो। ए बी हमें पता है 75√3, यूपी हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिख दो। ओ ए पता है हमें 75, 75 से 75 कैंसिल, तो बीपी किसके इक्वल आ गया √3 क्यूपी के, ठीक है। तो हमें रिलेशन मिल गया बीपी और क्यूपी में। तो यदि मैं लेट कर लूं क्यूपी एक्स सेंटीमीटर है, इसको मैंने एक्स सेंटीमीटर लेट किया, तो बीपी क्या होगा इस रिलेशन से, बीपी होगा √3x। सिंपल यही होगा ना, ठीक है। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, राइट। अब ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, बन गया। जिसमें हमें ये पता है और ये पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2x। तो ये कितना हो गया 2x, ठीक है। हमने क्या किया, इन ट्रायंगल यूपीबी में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया क्यू बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। क्यू बी हमें निकालना है, और क्यू पी कितना है एक्स स्क्वायर, पी बी कितना है √3x स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। और ओ क्यू कितना है, ओ क्यू ये वाला ओ क्यू, ये तो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है ना, ये भी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ओ बी हमें पता है, ओ बी कितना है 150 सेंटीमीटर। ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ ओ क्यू प्लस क्यू बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ओ क्यू कितना है 75, क्यू बी कितना है 2x इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, जब इसे सोल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। एपी का लेंथ क्या होगा, टोटल में से ये लेंथ हटा दो, तो एपी का लेंथ होगा 75√3 माइनस √3x, ठीक है। √3 कॉमन ले लो, तो 75 माइनस x का वैल्यू क्या है 37.5, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स 37.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये हो गया एपी का लेंथ। और में पूछा है पी क्यू, तो पी क्यू किसके इक्वल है एक्स सेंटीमीटर, तो पी क्यू का लेंथ क्या हो गया 37.5, ठीक है। तो हमने एपी भी निकाल लिया और पी क्यू भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। ओके, तो इस स्लाइड में ये
क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप समझ में आए होंगे। और यदि किसी में डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।